हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्टार्ट करते हैं रेडिश से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स में। तो लेक्चर 23 में हम रूट क्रॉप्स रेडिश के बारे में स्टडी करेंगे। रेडिश का बोटेनिकल नेम है रेफिनस सटाइवस, फैमिली ब्रासिकेसी, क्रोमोसोम नंबर इज 2n is equal to 18 and its origin is Western Asia। नाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्रॉप, कि क्यों ये क्रॉप इतनी इम्पॉर्टेंट है। रेडिश एक पॉपुलर वेजिटेबल है, यानी कि इसे ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट दोनों में उगाया जा सकता है। रेडिश को हम एज ए लीफ क्रॉप भी लेते हैं। क्योंकि इसका जो पंजेंट एरोमा और जो एक टेस्ट है उसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप रहती है अमंग द रूट क्रॉप्स, एंड इट इज़ ईजी टू ग्रो and widespread vegetable that usually be found in most of the home gardens। यानी कि इस क्रॉप को यूजुअली होम गार्डन्स में, किचन गार्डन्स में ग्रो किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप रहती है किचन गार्डनिंग की। रेडिश इज suitable for sequential इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि इसके जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ्स तक रहती है। तो काफ़ी जो इसकी क्रॉप की ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है, इसीलिए इसे एज अ इंटरक्रॉपिंग यानी कि और क्रॉप्स के साथ भी लिया जा सकता है, एज अ रिले क्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग की तरह भी ग्रो किया जा सकता है। रेडिश की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहती है और जिसकी वजह से एरेबल लैंड से मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है वो गेन किए जा सकते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जनरली इसे हम समर क्रॉप में लेते हैं ड्यूरिंग द ड्राई एंड वेट टेम्परेट जोन। ड्राई और वेट टेम्परेट जोन में समर क्रॉप में ग्रो किया जाता है, जबकि विंटर और समर क्रॉप में इसे सब टेम्परेट रीजन्स में लिया जाता है। तो इस तरह से इस क्रॉप को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है अंडर द हिमाचल प्रदेश कंडीशंस। नाउ अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रेडिश। रेडिश जो है वो वेट लॉस करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम पाए जाते हैं और सोडियम की जो मात्रा है वो भी काफ़ी कम रहती है। रेडिश एक कैलोरीज का अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें कम कैलोरीज होने की वजह से यह फैट फ्री रहता है, जो कि हमें फाइट करता है कैंसर के सेल्स के अगेंस्ट। देन ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में मदद करता है। और रेडिश का जो जूस है, ये रेडिश को अगर ऐसे ही रॉ फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है तो जॉन्डिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम किया जा सकता है। एंड इट प्रमोट्स द डाइजेशन यानी कि इसमें जो फैट की मात्रा है वो कम रहती है और डाइजेस्टिव फाइबर्स 1.9 ग्राम पाए जाते हैं। तो रेडिश जो है एक अच्छा सोर्स है डाइजेशन को प्रमोट करने का। दैन इजीज द रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम करता है। रेडिश इम्प्रूव्स द बोन हेल्थ, it clears the skin disorders, some cardiovascular diseases, treats the urinary diseases or disorders and reduces the blood pressure। रेडिश जो है ब्लड प्रेशर को और यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उन्हें कम करने में भी मदद करता है। देन बात करते हैं कैलोरीज। इसमें 19 कैलोरीज पाई जाती हैं पर कप, और स्लाइस्ड रेडिश की अगर बात करें देन 0.8 ग्राम प्रोटीन्स, 0.1 ग्राम फैट एंड 3.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अबाउट द यूजेस ऑफ रेडिश क्रॉप। रेडिश के जो लीफी टॉप्स रहते हैं यानी कि इसकी जो लीव्स रहती हैं वो रिच रहेंगी विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी एंड कुछ मिनरल्स में, पर्टिकुलरली कैल्शियम और आयरन में। देन अबाउट द रूट और लीफ, यानी कि इसके जो रूट्स हैं और लीफ हैं दोनों का जो पर्पस रहता है वो कुक्ड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है और एज अ सैलेड फॉर्म भी इसे यूटिलाइज किया जा सकता है। रेडिश जो है कि गुड सोर्स है एपेटाइजर्स का और इफेक्टिव है अगेंस्ट क्योरिंग द गॉल ब्लैडर डिजीजेस और सम लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, पाइल्स एंड गैस्ट्रोडायनिया यानी कि गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम करती है रेडिश। रेडिश इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इट कंटेन्स 15 to 14 mg पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन में इसमें विटामिन सी का कंटेंट पाया जाता है।
देन अबाउट द पिंक स्किन रेडिश वेराइटी, यानी कि जो वेराइटीज़ जिनमें जो स्किन रेडिश की पिंक रहती है वो वेराइटीज़ जो है रिच रहती हैं विटामिन सी में और एज कम्पेयर टू द वाइट स्किन वेराइटीज़। सो देन यंगर टेंडर पॉड्स, यानी कि जब इस क्रॉप को एज अ पॉड फॉर्म में भी ग्रो किया जाता है तो पॉड्स को जनरली एज अ वेजिटेबल की तरह यूटिलाइज किया जाता है। देन अबाउट द सॉल्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट्स, यानी कि जो रेडिश की रूट्स से जो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे ड्राइड फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है एंड बर्न टू वाइट एश टू सेट यूज इन अ स्टमक ट्रबल्स, यानी कि इसकी जो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा रूट से उसे स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। देन द जूस ऑफ फ्रेश लीव्स, यानी कि जो फ्रेश लीव्स का जूस रहता है उसे एज डायूरेटिक और लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि बहुत सारी जो आपकी यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्योर किया जा सकता है। देन अबाउट द सीड्स, सीड्स जो हैं पेप्टिक कहे जाते हैं, एक्सपेक्टोरेटेंट, डायूरेटिक और कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, यानी कि इसके सीड्स में भी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। देन अबाउट द यंग टेंडर पॉड्स, यंग टेंडर पॉड्स जिन रेडिशेस के रहते हैं उन्हें हम रेड टेल रेडिश के नाम से जानते हैं, जिन्हें जनरली वेजिटेबल पर्पस की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि इनके जो इसके रूट्स रहेंगे उनका एडिबल पोर्शन को यूटिलाइज नहीं किया जाता। देन अबाउट द पंजेंट फ्लेवर, रेडिश का पंजेंट फ्लेवर रहता है वोलेटाइल आइसोथायोसाइनेट्स की वजह से। आइसोथायोसाइनेट्स इसमें MTBITC पाया जाता है जिसे कि 4 मिथाइल थायो 3 ब्यूटेनाइल आइसोथायोनेट्स के नाम से जाना जाता है। सो द पिंक कलर जो कल्टीवार्स रहते हैं उनके कलरिंग जो है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से पाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है कि रेडिश का जो पंजेंट फ्लेवर है वो किसकी वजह से रहता है, तो वोलेटाइल कंपाउंड आइसोथायोसाइनेट्स और आइसोथायोसाइनेट्स में जो कंपाउंड रहता है वो है 4 मिथाइल थायो 3 ब्यूटेनाइल आइसोथायोसाइनेट्स। देन बात करते हैं दो तरह की रेडिशेस के बारे में। सबसे पहले स्प्रिंग रेडिश एंड देन विंटर रेडिश। स्प्रिंग रेडिश जो होती हैं वो बहुत ही कॉमन रेडिश पाई जाती हैं और ये रेडिशेस जो हैं क्विक मैच्योर हो जाती हैं, यानी कि लगभग 20 से 30 दिनों में तैयार हो जाती हैं। देन रिलेटिवली स्मॉलर रूट्स होती हैं इस तरह की रेडिशेस की और इनकी जो रूट क्वालिटी है वो डिटोरेट हो जाती है, यानी कि ये माइल्ड पंजेंट रहती हैं तो इनकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं रहती एज कम्पेयर टू द विंटर रेडिशेस। विंटर रेडिशेस जो हैं वो स्लो ग्रोइंग हैबिट की रहती हैं और लेट मैच्योरिंग रेडिश कहा जाता है इन्हें, और लगभग 50 से 90 दिनों में ये तैयार हो जाती हैं। इनकी लार्जर रूट्स रहती हैं और इन्हें बेटरली स्टोर किया जा सकता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, यानी कि आइसोथायोनेट्स जो कंपाउंड वोलेटाइल कंपाउंड है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है विंटर रेडिश में। देन टू ग्रुप ऑफ रेडिश वैरायटी, यानी कि रेडिश में दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। सबसे पहले एशियाटिक जिसे कि हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप की रेडिश कहते हैं। देन दूसरा जो रहता है वो है यूरोपियन टेम्परेट टाइप। तो बात करते हैं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के जो रेडिश हैं उनमें क्या फीचर्स रहते हैं। इस तरह की रेडिशेस को जनरली प्लेन्स में प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इनके जो सीड्स हैं वो प्लेन में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उसकी जो वेराइटीज़ हैं वो है पालम हृदय, पूसा देसी, देन पूसा रश्मि, देन पूसा चेतकी, पंजाब सफ़ेद, जापानीज़ वाइट, पंजाब पसंद, अरका निशांत, चाइनीज़ पिंक, हिसार मूली नंबर 1, कल्याणपुर नंबर 1, कल्याणी वाइट CO1, IIVR1, IIVR2, देन C2, जौनपुरी मूली, अर्ली मीनो वाइट। सो ये वेराइटीज़ जो हैं वो एशियाटिक ग्रुप में पाई जाती हैं। देन बात करते हैं यूरोपियन टाइप की रेडिश के बारे में। यूरोपियन टाइप की रेडिश यानी कि टेम्परेट रेडिश, इनका जो सीड्स है वो हिल्स में प्रोड्यूस किया जाता है और इसकी जो वेराइटीज़ हैं वो हैं पूसा हिमानी, वाइट आइसिकल, रैपिड रेड वाइट टिप्ड, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट लॉन्ग, सिल्वर क्वीन, क्वात्रा जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है और सुटेबल है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। देन फ्रेंच ब्रेकफास्ट। अब बात करते हैं कि वैरायटीज़ जो कि हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस के लिए रिकमेंडेड की गई हैं वो हैं यूरोपियन टाइप में और एशियाटिक टाइप में अलग अलग वैरायटीज़ हैं। एशियाटिक में है जापानीज़ वाइट, चाइनीज़ पिंक, पूसा चेतकी। देन यूरोपियन टाइप में पालम हृदय, वाइट आइसिकल और पूसा हिमानी। देन ये वैरायटी जो है इसे हम फ्रेंच ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हैं। देन
दिस इज द स्कारलेट ग्लोब वेराइटी, चाइनीज पिंक जिसकी बाहर की जो स्किन है वो पिंक कलर की है, वाइट आइसिकल वाइट कलर की है बाहर से, देन चाइना वाइट थोड़ी सी जो इसका डायमीटर है इस वेराइटी का ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वाइट आइसिकल, देन वाइट ग्लोब जो है गोल है वेराइटी और ग्लोब यानी कि इसी वजह से इसका नाम वाइट ग्लोब पड़ा है, देन जापानीज वाइट। Here are some other radishes. You can see the variation in the color of core as well as in the skin. Then this is the schedule for growing the radish throughout the year. यानी कि radish की varieties को या radish को throughout the year grow किया जा सकता है। तो कौन कौन सी varieties हैं और क्या sowing time रहेगा, क्या harvesting रहेगी radish की varieties को grow करने के लिए। तो बात करते हैं पूसा चेतकी के बारे में। पूसा चेतकी जिसका sowing time अर्ली अप्रैल से लेके मिड अगस्त तक रहता है और इसकी हार्वेस्टिंग जो है मई और सितंबर तक की जा सकती है। देन दूसरी वैरायटी है पूसा देसी को मिड अगस्त और मिड अक्टूबर में ग्रो किया जा सकता है और ये वैरायटी हमें हार्वेस्ट होने को मिलेगी लेट वीक ऑफ सितंबर टू अर्ली ऑफ दिसंबर। देन पूसा रश्मि जो है मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक ग्रो की जा सकती है और ये वैरायटी हार्वेस्ट करने के लिए रहेगी लेट अक्टूबर से लेके अर्ली जनवरी। देन जापानीज वाइट को मुख्यतः मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक जो है सोइंग की जाती है और इसका हार्वेस्टिंग रहेगा मिड दिसंबर से लेके अर्ली मार्च। देन बात करते हैं पूसा हिमानी को मिड अक्टूबर से लेके मिड फरवरी तक ग्रो किया जा सकता है और हार्वेस्टिंग टाइम रहेगा मिड फरवरी से लेके मिड अप्रैल। देन वाइट आइसिकल को लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ग्रो किया जाता है अप टू एंड ऑफ द फरवरी और ये वैरायटी तैयार हो जाती है लेट नवंबर से लेके अर्ली मार्च में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से रेडिश को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है, वो पॉसिबल है इसकी डिफरेंट वेराइटीज की वजह से। देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जिसमें कि किस तरह की सॉइल्स रहेंगी रेडिश को ग्रो करने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। रेडिश को जनरली ग्रो करने के लिए लाइट और फ्राइबल लोम सॉइल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऐसी सॉइल जिनमें ज़्यादा अमाउंट हो ह्यूमस का। सो यूजुअली हैवी सॉइल्स को जो है रेडिश की जो प्रोडक्शन के लिए इनहिबिट किया जाता है क्योंकि उसमें फाइबरस रूट्स प्रोड्यूस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। देन ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर लगभग 5.5 से लेके 7.0 तक रहना चाहिए। सैंडी लोम सॉइल्स को प्रेफर किया जाता है अर्ली क्रॉप अगर हमें लेनी है। कूल मॉइस्ट सॉइल में जनरली बेटर रिजल्ट्स देखे जाते हैं ड्यूरिंग द समर क्रॉप। सो इस तरह से सॉइल्स के जो वेरिएशन है वो अलग अलग तरह की वेराइटीज़ को ग्रो करने के लिए की जाती है। देन क्लाइमेट, रेडिश एक कूल सीजन की क्रॉप है बट ये बेस्टली अडेप्टेड है कूल और मॉडरेट क्लाइमेट में। अगर इंडियन टाइप में बात करें तो ग्रेटर टेम्परेचर अडेप्टेशन रहती है, यानी कि वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं जिसकी वजह से यूरोपियन टाइप्स को भी ग्रो किया जा सकता है और हीट टॉलरेंट वेराइटीज को भी ग्रो किया जा सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि बेस्ट फ्लेवर, बेस्ट टेक्सचर और रूट ग्रोथ के लिए डिजायर्ड रहता है वो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देन डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं डिफरेंट टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करेंगी। सो इसीलिए ये फैक्ट है कि रेडिश को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है इन डिफरेंट मंथ्स। एशियाटिक टाइप्स की बात करें तो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन टाइप। और ड्यूरिंग द हॉट वेदर जो रहता है रूट्स जो हैं वो जनरली टफ बनेंगी, पिथी रूट्स पाई जाएंगी और उनकी जो पंजेंसी है वो भी कम रहेगी एज कम्पेयर टू द जो आपकी टेम्परेट टाइप रहती हैं। देन लॉन्ग डेज, अगर लॉन्ग डेज जो हैं अलॉन्ग विद हाई टेम्परेचर रहेंगे तो उसकी वजह से रेडिश में प्रीमेच्योर बोल्टिंग देखी जा सकती है, यानी कि रूट की फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं होगी। देन अबाउट द सोइंग टाइम, नॉर्दर्न प्लेन्स में बात करते हैं तो यूरोपियन टाइप्स को जनरली सितंबर से लेके मार्च तक ग्रो किया जा सकता है। देन एशियाटिक को अगस्त से लेके जनवरी और माइल्ड क्लाइमेट एरिया में थ्रू आउट द ईयर क्रॉप को लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो लो हिल्स में जनरली अगस्त से लेके सितंबर तक इस क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। देन मिड हिल्स में लगभग जुलाई से लेके अगस्त तक क्रॉप की सोइंग पॉसिबल रहती है। देन हाई हिल्स में क्रॉप को मार्च से लेके अगस्त तक ग्रो किया जा सकता है। देन सीड रेन,
सीड रेट यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर्ड है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली, तो वो रहेगा 9.9 से लेके 12 kg पर हेक्टेयर। देन अबाउट द एशियाटिक टाइप, यानी कि हर एक वेराइटी को, हर एक टाइप को ग्रो करने के लिए अलग अलग सीड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एशियाटिक टाइप के लिए जो सीड रेट रहेगा वो होगा 10 kg पर हेक्टेयर। यूरोपियन टाइप के लिए ज़्यादा सीड रेट आएगा, वो का 12 to 14 kg पर हेक्टेयर। और 1 ग्राम सीड की बात करते हैं तो इसमें लगभग 80 से 125 सीड पाए जाते हैं रेडिश में। देन स्पेसिंग, अब 2 तरह की वेराइटीज़ हैं, 2 तरह के कल्टीवार्स हैं, तो उनके लिए स्पेसिंग भी डिफरेंट रहेगी। तो यूरोपियन टाइप की बात करते हैं, उसके लिए स्पेसिंग रहेगी 30 सेंटीमीटर से लेके 5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। एशियाटिक में 45 बाई 6 to 8 सेंटीमीटर। सोइंग डेप्थ की बात करें तो 1.5 टू लेके 3 सेंटीमीटर तक हम जो सीड होगा उसे डिप करेंगे। देन लगभग जो राउंड कल्टीवार हैं जैसे स्कारलेट ग्लोब है, उसके लिए जो सोइंग डेप्थ रहेगी वो 1 to 1.25 सेंटीमीटर रहेगी। देन अबाउट द जर्मिनेशन, यानी कि जब इस सीड की जर्मिनेशन होगी तो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा बाय थिनिंग ऑफ द प्लांट। थिनिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक्सेस ऑफ जो आपकी रूट क्रॉप रहेगी उसे रिमूव किया जा सकता है बाय जेंटली पुलिंग इट विद द हैंड। देन सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को प्रॉपरली पल्वराइज किया जाएगा सो दैट सॉइल के फाइन टिल्थ ऑब्टेन की जा सके। अदरवाइज जो रूट्स रहेंगी वो डिफॉर्म्ड हो सकती हैं अगर सॉइल को प्रॉपरली पल्वराइज नहीं किया जाता है। देन फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए 100 क्विंटल पर हेक्टेयर फार्म यार्ड मैन्योर। नाइट्रोजन 90 kg पर हेक्टेयर, P2O5 50 kg पर हेक्टेयर एंड K2O जो है वो 40 kg पर हेक्टेयर रहेगा। तो जितनी भी FYM, P2O5 और K2O की जो डोज रहेगी वो पूरी की पूरी डोज बेसल एप्लीकेशन की तरह हम यूज़ करेंगे, बट जो नाइट्रोजन होगी उसकी हमें हाफ डोज ही प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लांटिंग। देन आधी जो नाइट्रोजन रहेगी उसे हम टॉप ड्रेस के फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी कि टॉप ड्रेसिंग करेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, एक 1 मंथ आफ्टर द ईच क्रॉप इंटरवल। देन इंटरकल्चर और वीड कंट्रोल ऑपरेशन, अब इस क्रॉप में वीडिंग और होइंग जो है बहुत ही नेसेसरी एक इंटरकल्चर प्रैक्टिस है जो कि लगभग 20 से 25 दिनों के बाद की जाती है आफ्टर सोइंग इन द मिड ऑफ मैच्योरिटी ग्रुप ऑफ एशियाटिक टाइप। यानी कि एशियाटिक टाइप में सोइंग के लगभग 25 दिनों से लेके 35 दिनों तक जो है वो इंटरकल्चर ऑपरेशन को फॉलो किया जाता है। देन टेम्परेट और अर्ली एशियाटिक टाइप में जो वीडिंग है वो 15 से 20 दिनों में रिक्वायर्ड रहती है आफ्टर द सोइंग। अर्थिंग अप एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो रूट क्रॉप्स में किया जाता है सो दैट कि जो ग्रोइंग रूट्स हैं दे विल टेंड टू पुश आउट ऑफ द सॉइल। सो इसकी वजह से वेल डेवलप्ड क्वालिटी रूट्स और एलोंगेटेड रूट्स की फॉर्मेशन रहेगी। कुछ हर्बिसाइड्स को भी यूज़ किया जा सकता है जैसे कि प्री एमरजेंस हर्बिसाइड जो कि इफेक्टिव रहेंगे वीड कंट्रोल को करने के लिए, तो उसमें रहेगा पेंडिमेथालिन 1.2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरालिन, आइसोप्रोटियूरन और मेटाक्लोर। देन इरिगेशन, इरिगेशन के लिए सबसे पहले रहेगा कि सीड के जो मॉइस्चर है, सीड में मॉइस्चर की परसेंटेज प्रॉपर हो तो सो दैट कि उसकी जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरह से हो पाए, तो इसके लिए प्री सोइंग इरिगेशन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। देन इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है वो डिपेंड करेगा प्लांटिंग सीजन और सॉइल मॉइस्चर के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर सॉइल में सफिशेंट मॉइस्चर है तो उससे हम टेंडर और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव रूट्स को ले सकते हैं। सो फ्रीक्वेंट इरिगेशन की नेसेसरी रहती है समर सीजन के टाइम, अदरवाइज जो रूट है रूट की ग्रोथ चेक हो सकती है यानी कि रूट ग्रोथ नहीं होगी और जिसकी वजह से रूट्स में पंजेंसी जो है वो ज़्यादा होगी और रूट ऐसी रूट क्रॉप्स जो हैं वो अनफिट रहेगी मार्केट पर्पज से एंड इवन फॉर द कंजप्शन पर्पज। देन हार्वेस्टिंग, यानी कि रूट्स क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाए, रूट्स को तभी हार्वेस्ट किया जाए जब वो यूजेबल साइज की हो रिलेटिवली टू द यंगर वंस। रूट्स को वॉश किया जाएगा, फिर उसके बाद ग्रेडिंग की जाएगी रूट्स की अकॉर्डिंग टू द साइज एंड देन दे विल बी टाइड अप इन द बंचेज अलॉन्ग विद द टॉप फॉर द मार्केटिंग पर्पज। देन यूरोपियन टाइप्स की जो मैच्योरिटी है वो 25 से 30 दिनों में मैच्योर हो जाती है एंड एशियाटिक टाइप लगभग 30 से 40 दिनों में, और मिड मैच्योरिटी की जो वेराइटी रहेंगी वो लगभग 40 से 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं। देन
यील्ड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी क्रॉप का, यानी कि यूरोपियन टाइप की अगर बात करें तो लगभग 50 से 80 क्विंटल पर हेक्टेयर 25 से 30 दिनों में, और एशियाटिक टाइप में 200 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर इन लगभग 40 टू 60 डेज में मिलती है। देन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है किसी भी क्रॉप को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करने का या फिर उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने का। तो कूल्ड और जो आपकी यानी कि कूलिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। तो कूलिंग के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम जनरली कूल करेंगे या इससे कम। हाइड्रो कूलिंग इफेक्टिव मेथड है इसके अकॉर्डिंगली। सो लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे और 95 टू 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इफेक्टिव कूलिंग को अचीव किया जा सकता है। देन अबाउट द टॉप्ड रेडिश। टॉप रेडिश को जनरली 3 से 4 वीक में स्टोर किया जाता है, और जो बंच रूट्स रहेंगी जिन्हें बंचिंग की होती है उन्हें हम जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, लगभग 1 से 2 वीक से भी ज़्यादा टाइम तक। अगर उन्हें 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 टू 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक स्टोर किया जा रहा है, यानी कि इस रूट्स को हम लगभग इन तरह के रूट्स को 2 मंथ्स के लिए स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज कंडीशंस में। देन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि रूट क्रॉप्स में ज़्यादातर देखने को पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि रेडिश में पाया जाता है वो है पोर एक्सटेंट और पिथीनेस। पिथीनेस की वजह से रूट्स की जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, और इस तरह के रूट्स कमर्शियल वैल्यू को गेन नहीं करेंगे। सो होगा क्या कि जितने भी पैरेनकाइमेटिस सेल्स रहेंगे यानी कि रूट टिश्यूज रहेंगे उनमें पोर्स की फॉर्मेशन होगी। मान लीजिए ये आपकी रेडिश है और यहाँ पे पैरेनकाइमेटिस सेल्स हैं, तो वे पिथी नेचर के हो जाएंगे, यानी कि ये रूट्स जो हैं वो एसिमिलेशन इन रूट्स में जो है वो कम होगी, और इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और ये रूट्स जो है फाइब्रस हो जाएंगी, यानी कि सेनेसेंस ज़्यादा होगी पोर डेवलपमेंट की वजह से। और ये डिपेंड करता है डिफरेंट कल्टीवार्स पे। तो हार्वेस्टिंग जो है अप्रोप्रिएट टाइम पे होनी चाहिए, सो दैट कि जो हार्वेस्टिंग के टाइम यानी कि डिलेड हार्वेस्टिंग की वजह से जो इस तरह का डिसऑर्डर है डेवलप हो रहा है उसे कम किया जा सके। देन इलोंगेटेड रूट ऑफ फॉकिंग। इलोंगेटेड रूट से क्या होगा कि सेकेंडरी रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये पॉसिबल होता है जब एक्सेस मॉइस्चर हो और रूट्स जो है हैवी सॉइल्स में ग्रो की जाए। एंड देन और थर्ड जो इसका पॉसिबल रीज़न है वो है अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। देन पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट में बात करते हैं डैम्पिंग ऑफ की। डैम्पिंग ऑफ को जनरली सीड ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो कि इस क्रॉप में आती है तो इसे भी सीड ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि सीड से होने वाली डिजीज है व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज किया जाएगा। अर्का निशांत जो कि एक रेजिस्टेंट व्हाइट रस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है रेडिश की। देन एफिड्स। एफिड्स को जनरली कंट्रोल किया जाता है, इंसेक्ट वेक्टर्स को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए, और किसी भी तरह का जो एफिड्स के अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड है उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। सो पेस्ट जो है इस क्रॉप को इतना इफेक्ट नहीं करते जितना कि जो आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो इस क्रॉप को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी रूट क्रॉप हैं वो मोर इफेक्टेड हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से एज कम्पेयर टू द अदर पेस्ट एंड डिजीजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिश क्रॉप। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टर्निप के बारे में।